जो चैप्टर पढ़ा लोकतंत्र, उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं आपकी जो आरबीएससी की 10th की रीडर बिल्कुल उसके सटीक चलूंगा, क्योंकि आपने जो साल भर की मेहनत की है वो अंत में मेरा ये वीडियो सुनकर आप कहीं दिक्कत में ना जाए, मतलब आपकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई में कोई डिफरेंस ना आए, इसलिए मैं आपकी रीडर के मुताबिक चलूंगा और जितना शॉर्ट हो सके मैं इस लेसन को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि लेसन का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले हमें ये सोचना होगा कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट व्यक्तियों का वह समूह है जो राष्ट्र हित में और राज्य के हित में काम करते हैं, एक फिक्स प्लानिंग और फिक्स स्ट्रेटजी के साथ, जिनकी एक निश्चित समयावधि होती है, चाहे 5 साल हो 6 साल हो। तो इस समयावधि में ये लोग अपने लिए काम करते हैं, जिनको अपन चुनते हैं। तो ये होती है सरकार। सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, विधायिका जो विधायक यानी कि कानून, जो कानून बनाने का जो काम करती है वो हमारी लेजिस्लेचर करती है, और उन कानूनों को लागू करना, देश में लाना, वो करती है कार्यपालिका। और जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, इन कानूनों का कोई उल्लंघन न करे, कोई ब्रेक न करे, कोई इन नियम कानूनों को तोड़े नहीं, तो उन पर नियंत्रण का जो काम करती है, ताकि जो भी इन कानूनों को तोड़ेगा उनको सजा मिलेगी। तो ये जो काम करता है वो हमारी न्यायपालिका करती है। हमारा जो लेजिस्लेचर जो बना है वो बना है विधायिका, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। वैसे संसद को बहुत से लोग यूं जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही संसद बनते हैं, नहीं, ये एक पूरा उत्तर नहीं है। संसद 3 अंगों से बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सब मिलकर कार्यपालिका में काम करते हैं। और जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका, उसमें होती है सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो हम आते हैं वापस आर्टिकल 79 में हमारा लिखा हुआ है कि भारत की सरकार में एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति को मैं आपको समझाऊंगा। एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, हेड होता है, और वो एक इस लोकसभा और राज्यसभा का एक अभिन्न अंग है। वैसे इन दोनों सदनों में बैठता नहीं है, लेकिन एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। तो हम सबसे पहले समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा को। लोकसभा और राज्यसभा का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में आपको दोनों को कंबाइंड रूप में बताने की कोशिश करूंगा, आप इधर से समझ लीजिएगा शॉर्ट में। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य संख्या होती है, दोनों में सदनों में सदस्य संख्या अलग अलग होती है। लोकसभा जो होती है उसको प्रथम व निम्न सदन भी बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च व द्वितीय सदन भी बोला जाता है। और जो लोकप्रिय सदन जो होता है, जो हाउस ऑफ पीपल होता है, वो होता है लोकसभा। क्योंकि इसको हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जनता सेलेक्ट करती है, क्योंकि इनका जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है और जनता इनको चुनती है। तो फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ ट्रिक बताई आपको, स, नि, यो, का, अ, प, श, यानी कि स यानी कि सदस्य संख्या, नि यानी कि निर्वाचन, यो यानी कि योग्यता, का यानी कि कार्यकाल, और यानी कि अधिवेशन, और प यानी कि पदाधिकारी उस सदन में कौन होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं 100 पर, सदस्य संख्या। तो दोस्तों, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो 552 है, और राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है।
लोकसभा में जो 552 अधिकतम सदस्य संख्या है, उसमें से जो 530 सदस्य है वो राज्यों से आते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं। तो यहाँ पर एक नया शब्द आपको सुनने में मिला होगा कि आंग्ल भारतीय होता क्या है। आंग्ल भारतीय वो भारतीय होते हैं यानी कि जो अंग्रेज है और भारत में रह रहे हैं, जिनको भारत की सदस्यता मिल गई है, इसको बोलते हैं आंग्ल भारतीय, जो अंग्रेज है और भारत में रह रहे हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या 250 है, उसमें 230 सदस्य है वो राज्यों से आते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सदस्य नहीं लिया है। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कला, विज्ञान, साहित्य, सेवा क्षेत्र, खेलकूद, इन सभी में उनको एक स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, तभी ये सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, नींव पे आते हैं निर्वाचन। देखो दोस्तों, आपने सुना होगा निर्वाचन और नियुक्ति। मैं आपको पहले से बता दूं, निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर है। निर्वाचन यानी कि जिन सदस्यों का वोटिंग होती है, जिनको जनता चुनती है, उसको बोलते हैं निर्वाचन। और नियुक्ति मतलब जिनको जनता चुनती है और प्रतिनिधि को और उनमें से किसी एक को आगे बैठाया जाता है, उसको बोलते हैं नियुक्ति। मतलब किसी एक को नियुक्त कर देना, यानी कि वो नियुक्ति कहलाती है। निर्वाचन और नियुक्ति दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो निर्वाचन पे आते हैं, तो ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष यानी कि वोटिंग से, मतलब भारत में जो वोटिंग की एज है वो 18 साल है, वयस्क मताधिकार है और भारत के लोग हैं वो इनको चुनते हैं। इसलिए इनका जो चुनने का तरीका है, निर्वाचन है, वो प्रत्यक्ष विधि से होता है। और राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो अप्रत्यक्ष विधि से आते हैं, मतलब इनको जनता नहीं चुनती है, इनको जनता जो प्रतिनिधि चुनती है और वो जो प्रतिनिधि है वो जिनको चुनते हैं वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष। अब हम आते हैं योग पर, यानी कि योग्यता। अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमें क्या योग्यता चाहिए? एक तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु, देखो एज पे हमको ध्यान देना होगा। भारत का नागरिक हो, दोनों में वही चलेगा, भारत का नागरिक हो, लोकसभा में भी भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा में भी भारत का नागरिक ही होना चाहिए। लेकिन दोनों में एज अलग अलग होगी। लोकसभा में एज 25 ईयर और राज्यसभा में जो एज है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो होती है 35 ईयर ओल्ड, मतलब 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, तभी वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और तीसरा जो योग्यता होनी चाहिए वो है वह किसी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद यानी कि वह राज्यपाल है या मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं कहलाएगा, लेकिन वह कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, किसी उसकी जॉब है गवर्नमेंट, तो वह लाभ का पद कहलाता है। जैसे कि टीचर की जॉब है गवर्नमेंट की, तो वह लाभ का पद कहलाता है। मंत्री इसमें लाभ के पद पर नहीं आते हैं। तो ये 3 योग्यता हमें याद रखनी है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी एज लोकसभा में 25 ईयर और राज्यसभा में 35 ईयर और वह केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं कार्यकाल। अब इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों कितना होता है, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों का कार्यकाल अलग अलग होता है। लोकसभा का कार्यकाल का जो समय है वो 5 वर्ष और राज्यसभा वो 6 वर्ष के लिए होती है। लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। तो हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब अधिवेशन पे आते हैं, सेशन। अब जो लोकसभा का जो सेशन होता है वो साल में 2 बार होना चाहिए, मतलब 6 महीने से ज्यादा उनके बीच अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब साल में 2 बार होना चाहिए। और राज्यसभा में भी वही होता है कि साल में उसका 2 बार सेशन होना ही चाहिए। अब जो लोकसभा और राज्यसभा को में जो पदाधिकारी बनते हैं वो कौन होते हैं? तो दोस्तों जो लोकसभा में पदाधिकारी
होते हैं वो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं मेजोरिटी के बल पर। और राज्यसभा में सभापति होता है, और जो सभापति होता है वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट खुद होता है, उपराष्ट्रपति खुद होता है। तो अब ये जो बनाए जाते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, तो क्या ये ऐसे बना दिए जाते हैं? नहीं, इनका एक अलग रोल होता है उन सदनों में, इसलिए इनको आगे लाया जाता है अध्यक्षता करने के लिए। तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? लोकसभा में जो सेशन होता है, मीटिंगें बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता करता है, उसमें अनुशासन बनाए रखने का काम करता है, उसमें शांति स्थापित करने का काम करता है, और विधेयक जो बिल आते हैं और जो विभिन्न विषयों पर जो बहस होती है उन बहसों में तालमेल बनाना, समय निर्धारित करना, वो सब काम करता है। वो कौन करता है? अध्यक्ष। और कभी-कभी दोनों तरफ इक्वल, अगर किसी विधेयक को पारित करने में कोई बहुमत नहीं मिल पाता है, 50-50% तक आता है, तो उसमें अध्यक्ष अपने स्व विवेक का उपयोग कर सकता है, मतलब अध्यक्ष वो किसी एक को आगे बढ़ा सकता है। और यहाँ पर राज्यसभा में सभापति होता है, वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। आपकी किताब में दोनों अलग अलग बताए गए, लेकिन मैंने सोचा कि शायद आपको अच्छा समझ में आए, तो दोनों को मैंने डिफरेंस, अंतर बता के समझा दिया। तो अब हम आते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियां। संसद क्या कार्य है, उसकी शक्तियां क्या है, उसके पास अधिकार क्या है, आप जो भी बोलो। तो सबसे जो पहला कार्य है, पहली शक्ति प्राप्त है संसद को, वो है वैधानिक शक्ति। ये संसद की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, जो केवल संसद को ही प्राप्त है, मतलब राष्ट्र हित में कानून का निर्माण करना, ये संसद का प्रथम और मुख्य कार्य होता है। दूसरी उसके पास शक्ति है, वो है संविधान में संशोधन की शक्ति, मतलब अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में संशोधन की शक्ति भी संसद को ही प्राप्त है। अगर कोई कानून अगर आज बदलने की उसकी आवश्यकता हो, तो वो कानून भी संसद में ही बदला जा सकता है, लेकिन उस कानून को बदलने की प्रोसेस होती है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में या तो सामान्य बहुमत से या लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से उसको परिवर्तन किया जाए, तभी ये पॉसिबल है। और तीसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति, और जो वित्तीय शक्ति है वो भी संसद को ही प्राप्त है, क्योंकि जनता का जो प्रतिनिधि है वो है संसद, और संसद को ये अधिकार है कि वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाए। और वित्त मंत्री को पूरा बजट, जो एनुअल बजट है, वो संसद में पेश करना होता है, और उसको उस संसद में पेश करके संसद उसको स्वीकारती है, और तभी वो बजट को आगे बढ़ पाता है। नहीं तो उस देश, हमारे देश में आय और व्यय से संबंधित कोई भी कार्य आगे बढ़ नहीं पाएंगे अगर संसद ने वित्त को नहीं स्वीकारा है। तो नेक्स्ट है वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति, मतलब संसद को कुछ सदस्यों के लिए निर्वाचन करने की शक्ति भी है, और वो सदस्य भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी संसद में ही चुना जाता है, और इनका जो मतदान होता है वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता डायरेक्ट नहीं करती है। पांचवा जो शक्ति प्राप्त है, विविध शक्तियां, उसमें बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि कानून का उल्लंघन करे, देश हित में काम न करे, तो संसद उनको उनके पद से हटा भी सकती है महाभियोग लगा कर। तो ये थी संसद के कार्य एवं शक्तियां, और ये महत्वपूर्ण 5 कार्य और शक्तियां हैं जिनको स्पेशल मैंने आपके लिए चार्ट के रखा हुआ है। वैधानिक शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति और विविध शक्ति किया। लेजिस्लेचर, विधायिका, मैंने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है, और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ एग्जीक्यूटिव की तरफ। भारत की कार्यपालिका, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा अंग है, जो कानून का निर्माण करती है वो लेजिस्लेचर करती है, लेकिन उस कानून को जो लागू करने का काम करती है वो भारत की कार्यपालिका करती है। और भारत की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रीगण होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज
राष्ट्रपति के बारे में। मैंने यहाँ पर कुछ आर्टिकल उतार रखे हैं और उन आर्टिकलों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारत को राष्ट्रपति होता क्या है, उसको क्या अधिकार प्राप्त है, उसकी शक्तियां क्या है। मैं इन आर्टिकलों के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि आपके समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में लिखा गया है हमारे संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा और वो कार्यपालिका का प्रधान हेड होता है। लेकिन कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड होता है, जहां पर वास्तविक शब्द आ जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री का नाम आता है, वहां पर राष्ट्रपति का नाम नहीं आता है। राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक हेड है, नाम मात्र का है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान है वो प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि जो शक्तियां हैं वो तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उन शक्तियों का जो प्रयोग करता है, उपयोग करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 53 की तरफ। और आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। हम बढ़ते हैं 54 आर्टिकल, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित हमें बताया गया है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष व्यक्ति मतलब जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है, मतलब राष्ट्रपति को कौन चुनता है, यह आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। और उस निर्वाचक मंडल में 4 होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा राज्यों की, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा का गठन किया गया है। एक तो है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी, जहां पर विधानसभा का गठन किया गया है। लेकिन हमको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश लिए गए हैं दिल्ली और पुडुचेरी, उसके सभी सदस्य इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, केवल निर्वाचित सदस्य। इन चारों में निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखना है। और निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो निर्वाचित में नहीं आते हैं। जिसको राष्ट्रपति जो 20 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, वो निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचित सदस्य जो वो होते हैं जो प्रतिनिधियों के माध्यम से या जो जनता के माध्यम से चुने जाते हैं। तो ये होता है निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में सहयोग करता है। हम आर्टिकल 55 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर होता है निर्वाचन पद्धति। अब राष्ट्रपति को कौन सी विधि से चुनाव किया जाए, तो उसकी विधि है एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगा वो विधि क्या है। तो अब हम समझते हैं आर्टिकल 56 को। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने समय तक राष्ट्रपति है वो अपने पद पर कार्य कर सकता है। तो उसके कार्यकाल का जो समय है वो यहाँ पर 5 साल तक का निर्धारित किया गया है। उसके शपथ ग्रहण से 5 साल तक वो देश के हित में काम कर सकता है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं A57 यानी आर्टिकल 57 की ओर। पुनर्निर्वाचन हमारे संविधान में लिखा गया दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, मतलब एक बार जो राष्ट्रपति बन गया मतलब दूसरी बार बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो बन सकता है, तीसरी बार भी बन सकता है, चौथी बार भी बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अन्य देशों में रोक टोक होती है, जैसे यूएसए में है, 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार वो नहीं बन सकता है। और भारत के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने, इसके बाद यह सौभाग्य किसी को मिला नहीं अब तक। आर्टिकल 58 की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर योग्यता बताई गई, राष्ट्रपति की योग्यता है वो आर्टिकल 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले सबको मालूम है, कॉमन सेंस होता है कि वह राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है उसके पास, और उसकी जो एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए, 35 साल पूर्ण किया हुआ होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति बनने योग्य है। इसके बाद A60 आर्टिकल 63 में बताया गया है शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति बनने के बाद उसका जो शपथ ग्रहण होता है, ओथ सेरेमनी, वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है
उसके सामने राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है अपने पद की कि मैं भारत की गरिमा और गोपनीयता बनाए रखूंगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 61 में बताया गया महाभियोग मतलब अगर राष्ट्रपति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। और इसका जो बखान किया हुआ है हमारे संविधान में A61 में किया हुआ है, आर्टिकल 61 में। और ये जो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई भी सदन यह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकता है। ऐसा जरूर नहीं है कि लोकसभा ही करे और ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ही करे। कोई भी सदन यह प्रस्ताव पारित कर सकता है यदि राष्ट्रपति किसी भी संविधान का उल्लंघन करता है तो। लेकिन 1/4 एक चौथाई सदस्य वह 14 दिन पहले नोटिस देनी होगी राष्ट्रपति को कि हम उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उसके पद से हटाने के लिए। और उस सदन में फिर 2/3 हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर वह जो 2/3 हस्ताक्षर पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में जाएगा, लोकसभा में हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से हुआ है तो वह लोकसभा में जाएगा। लेकिन दूसरा सदन को जो होता है वो या तो स्वयं जांच करता है या फिर एक कमेटी बनाता है कि वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं। यदि वो इसमें दोषी पाया जाता है तो दूसरा सदन भी 2/3 मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ स्वीकार कर लेता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये होता है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अपने स्थान से हटाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट मेथड। तो अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की तरफ। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति को समझ लिया, अब हम समझते हैं राष्ट्रपति के क्या कार्य है और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट उतारे हैं जिससे आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों को 5 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्ति, मतलब कार्यपालिका संबंधित राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है, उसके क्या कर्तव्य बनते हैं। तो सबसे पहले उसमें है नियुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया है नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है क्योंकि मेजोरिटी पार्टी का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, इसको नियुक्त किया जाता है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह से उसको नियुक्त करता है, वित्त आयोग को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। सेकंड हम आते हैं विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्ति क्या है, तो उसमें सबसे पहला वो संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति वो संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर ही संसद बनाते हैं। सेकंड है कोई भी बिल या विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के या बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के वो स्वीकार नहीं हो सकता, मतलब वो पारित नहीं किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में भले उसको मंजूरी मिल जाए लेकिन उसको अंत में राष्ट्रपति की भी मंजूरी होनी आवश्यक है। इसके बाद अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना मतलब वैसे तो ये संसद का काम है लेकिन जब संसद की छुट्टियां चल रही हो, जब संसद में अधिवेशन नहीं चल रहा हो और तब राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश जारी करना हो वो कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरी शक्ति की तरफ, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति यानी युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करना। लेकिन ये सब शक्ति वो राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों सदनों में मंत्रियों की सलाह से ही करता है। इसके बाद तीनों सेना का जो हेड होता है, हमारे जो थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, इन तीनों का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति खुद होता है। चौथी शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मतलब राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमादान की शक्ति रखता है, मतलब किसी अपराधी को उसके अपराध पर उसकी सजा को पोस्टपोन कर सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है। यह हमारे संविधान में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, न्यायिक शक्ति। वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी कर सकता है राष्ट्रपति। और हम पांचवी शक्ति जो है वो है आपातकालीन शक्ति। क्राइसिस के समय राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात।
जब हमारे देश का युद्ध हो जाए, विद्रोह हो जाए या हमारे देश के अंदर अशांति फैल जाए, तब राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य में सरकार नहीं बन पाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जब तक उस राज्य की सरकार नहीं बनती है तब तक 6 महीने के भीतर वापस चुनाव हो जाते हैं। इसके बाद वित्तीय आपात। यदि किसी क्षेत्र विशेष में वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर वित्तीय आपात लागू कर दिया जाता है। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो हम राष्ट्रपति को समझने के बाद अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति हमारे संविधान का जो आर्टिकल 63 है वो ये बताता है कि भारत में राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 में राज्यसभा में सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, और आर्टिकल 70 धारा 70 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करेगा, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। योग्यता है, सुन लीजिए, योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। एक तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, और वह राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, मतलब राज्यसभा के सदन में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसका निर्वाचन कौन करता है? तो उसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा, इसको ध्यान से सुनना, लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य आते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदस्य आते हैं वो समस्त नहीं होते हैं, वो केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें आंग्ल भारतीय मतलब वो भारतीय जो अंग्रेज है लेकिन अब भारत में रह रहे हैं, जो अंग्रेज है लेकिन अब भारत में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। और राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है वो सदस्य उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य वोटिंग करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण पर आते हैं। तो शपथ ग्रहण जो उपराष्ट्रपति करता है वो राष्ट्रपति के सामने करता है, और अपना त्याग पत्र इस्तीफा भी देता है तो वो राष्ट्रपति को ही देता है, और उसका जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष का ही होता है। इसके बाद उसके हटाने की पद्धति, जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की पद्धति लोकसभा के किसी भी सदन से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यह जरूरी है कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में प्रस्ताव सबसे पहले पारित होना चाहिए। सबसे पहले उसको 14 दिन पूर्व बता देना चाहिए कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है, और वो भी राज्यसभा से। तब ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में बहुमत के द्वारा उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। अब आते हैं हम उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य की तरफ। उसकी दो शक्तियां, दो ही कार्य हैं। राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करना, ये तो उसका मेन काम हो गया, यही काम करता है वो। लेकिन उसका जो दूसरा कार्य है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, यानी कि राष्ट्रपति जब बीमार पड़ जाए लंबे समय के लिए, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे में चला जाए लंबे समय के लिए, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तब है वो उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेगा। लेकिन जब वो राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेगा तब वह राज्यसभा में सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, तब वह केवल राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और वो भी 6 महीने तक ही, क्योंकि 6 महीने के बाद हमें नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है यदि राष्ट्रपति की मृत्यु और त्याग पत्र दिया जाता है। तो ये था उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री पर। तो आर्टिकल 74 है, उसमें ये लिखा गया है कि मंत्री परिषद का गठन होना चाहिए, मतलब एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। और आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि उस मंत्री परिषद का एक हेड होना चाहिए, और वो हेड होता है पीएम, प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब उस मंत्रिमंडल में जो बहुमत दल का नेता है उसको चुनने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये था नियुक्ति, निर्वाचन नहीं, नियुक्ति मतलब मंत्रियों में से किसी एक मंत्री को चुन लेना, मतलब वो नियुक्ति कहलाती है। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब मेजोरिटी, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है वहां। उस और
उसका शपथ ग्रहण जो होता है, प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण होता है वो राष्ट्रपति के सामने होता है। वह अपनी गोप्यता और ईमानदारी से जो कर्तव्य निर्वहन करेगा उसकी जो शपथ लेता है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने लेता है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके आगे भी रह सकता है, अगर उसको बहुमत नहीं मिलता है तो वह अपने पद से चला जाता है, लेकिन अगर उसको बहुमत मिलता जाता है तो वह अपने पद को आगे भी बढ़ा सकता है, अपने कार्यकाल को आगे भी बढ़ा सकता है। उसका जो त्याग पत्र है, यदि प्रधानमंत्री रिजाइन देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को दे सकता है। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, क्या काम करता है प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में जितने भी कानून बनते हैं, विधेयक बनते हैं, मैंने कहा आपको पहले कि जो वास्तविक हेड होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन असल में उसका जो इस्तेमाल करता है वह प्रधानमंत्री करता है। इसलिए लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। उसके निर्देशानुसार सभी कार्य वहां पर चलते रहते हैं। सेकंड आते हैं मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। जैसे प्रधानमंत्री अपने पद पर आ जाता है, इसके बाद वह मंत्रियों का बंटवारा कर देता है, उनको उनके विभाग सौंप देता है। और कोई मंत्री अगर सही काम नहीं करता है, उल्लंघन करता है उसकी बातों का, तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, उसको उसके पद से हटा भी सकता है। यह शक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त है और समय समय पर प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को यह सब सलाह देता है। तीसरी जो आती है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी या संबंध का काम करना। मतलब मंत्रिपरिषद जो डिसीजन वगैरह लेते हैं उनको राष्ट्रपति तक पहुंचाना और राष्ट्रपति की जो सलाह होती है, निर्देश होते हैं, उनको मंत्री तक पहुंचाना, ये सब काम प्रधानमंत्री के होते हैं। उन दोनों के बीच संबंध जो स्थापित करता है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच, वह प्रधानमंत्री स्वयं करता है। और अंतिम पॉइंट है चौथा, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। जैसे वह मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर देता है, उनको काम सौंप देता है, तो समय समय पर उनकी बैठकें बुलाना, उन कार्यों की देखरेख करना, ये सब जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। इसलिए इसको बोलते हैं मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, उनमें समन्वय स्थापित करना, ये सब काम जो करता है प्रधानमंत्री स्वयं करता है। तो ये थी प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां, जिसमें लोकसभा का वह नेता होता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर देता है तथा आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी करता है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच संबंध का काम करता है और मंत्रिपरिषद का कार्य का संचालन करता है। तो ये था एग्जीक्यूटिव में हमें पढ़ लिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री।